जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने भाग 5 में 148 तक पढ़ लिया था, अनुच्छेद 148 तक। अब हम 149 से 147 तक पढ़ा था। कि कहाँ तक पढ़ा था? 147 तक। आज हम भाग 5 में 148 से 151 तक पढ़ेंगे और भाग 5 को समाप्त करेंगे। आज हमारा भाग 5 समाप्त हो जाएगा। तो जो भाग 5 का अनुच्छेद 148 से 151 है, उसमें किस चीज़ की चर्चा है? तो उसमें कैग की चर्चा है। किसकी चर्चा है? कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके फुल फॉर्म, कैग की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो कैग के बारे में। CAG, कैग। ठीक है। CAG की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1935 में। ठीक है। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। इसकी चर्चा, कैग की जो चर्चा है वो किस में है? 148 से 151 तक। 148 से 151 किसकी चर्चा है? कैग की। तो देखिए समझते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 148 के बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 148 क्या कहता है? देखिए, हमें कैग की ज़रूरत है, तो कैग की नियुक्ति की जाएगी। तो कैग की जो नियुक्ति है, कैग की नियुक्ति कौन करता है? कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो कैग की नियुक्ति कौन करता है? पीएम की सलाह पर। पीएम की सलाह पर, मतलब पीएम सलाह देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। तो पीएम की सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किसकी नियुक्ति करते हैं? कैग की नियुक्ति करते हैं। अब देखिए, जब कैग की नियुक्ति हुई तो ये कितने दिनों तक होना चाहिए? तो देखिए, इसकी जो कैग की नियुक्ति जिस दिन होती है उस दिन से या तो 6 साल, मतलब 6 ईयर्स, या फिर जब तक उसकी उम्र कितनी नहीं हो जाती? 65 साल नहीं हो जाती। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? जब वो 65 साल का होगा तब वो रिटायर्ड करेगा, या फिर क्या कहते हैं 65 साल के बाद तो रिटायर कर जाएगा तो हट ही जाएगा। ठीक है। या फिर जब तक वो 6 साल जब तक उसके पूरे नहीं होंगे तब तक उसको नहीं हटाया जाएगा। मतलब कैग जब नियुक्त होता है तो कितने साल के लिए रहता है? 6 साल के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए ये अपना त्याग पत्र देना चाहे, किसी को त्याग पत्र देना चाहे, तो किसको दे सकता है त्याग पत्र? अब इसका मन है कि हमको नहीं रहना है इस पोस्ट पे, कैग की पोस्ट पे, तो किसको देगा? तो वो किसको देगा त्याग पत्र? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है। अब एक चीज़ और, त्याग पत्र, मान लीजिए कि कैग को त्याग पत्र से, मतलब वो त्याग पत्र दे के नहीं हट रहा लेकिन फिर भी हटाना है, तो क्या करना होगा? तो कैग को हटाने के लिए इस पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी होती है। जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाता है, इसी तरह कैग को भी क्या किया जाता है? महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। तो समझ रहे हैं, अगर इस पर महाभियोग लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कितना पावरफुल आदमी है ये। जितनी भी इंडिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी उनका क्या करता है, लेखा जोखा रखता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, सड़क बन रहे हो, स्टेडियम बन रहे हो, एयरपोर्ट बन रहे हो, दुनिया में नहीं, इंडिया में जितनी चीज़ें बन रही हो उसको कौन देखता है? तो वो कैग देखता है। नियंत्रक है वो, महालेखा परीक्षक। तो उसको हटाया कैसे जा सकता है? महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। उसके बाद अगर इसको वेतन मिलता है तो वेतन कहाँ से मिलेगा? तो वेतन कहाँ से मिलेगा? जो भारत की जो संचित निधि है, किससे? संचित निधि। इसका मतलब क्या? कि इसके वेतन को रोका नहीं जा सकता, इन्हें वेतन मिलेगा। मतलब जैसे कभी कभार होता है कि किसी सरकारी लोगों का वेतन रोक दिया जाता है किसी वजह से, लेकिन इनका वेतन नहीं रुकेगा। इन्हें वेतन बराबर, जो इनकी सैलरी है वो मिलती रहेगी। और सैलरी कहाँ से मिलती है? संचित निधि से मिलती है। उसके बाद अब एक बात समझिए, कैग की जो नियुक्ति होती है
वो पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन मंत्री परिषद इनमें से कोई भी सदस्य कैग नहीं बन सकता है, मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक नहीं बन सकता। मतलब कैग की नियुक्ति मंत्री परिषद में से नहीं की जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा 148 इसमें क्या होता है। कैग की नियुक्ति के बारे में पीएम सलाह देता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करते हैं कितने वर्ष के लिए, या तो 6 साल के लिए या फिर जब तक उम्र उनकी 65 साल ना हो जाए। त्यागपत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। इसको हटाया कैसे जा सकता है समय से पहले, महाभियोग लगा के। वेतन कहाँ से मिलती है, संचित निधि से। क्या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य कैग बन सकता है, तो मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य कैग नहीं बन सकता है। ठीक, अब आते हैं अनुच्छेद 149। देखिए ये तो था उसकी नियुक्ति के बारे में। 148 में कौन नियुक्त करता है, वेतन क्या है। अच्छा एक चीज़ और, इसकी जो योग्यता है, एक चीज़ रहेगी। ठीक है, योग्यता कैसी होनी चाहिए इसकी, तो जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है वही योग्यता किसकी होनी चाहिए, योग्यता कैग के लिए होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो योग्यता होती है वही किसके लिए होनी चाहिए, कैग के लिए होनी चाहिए। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 149। अब देखिए इसमें क्या है, तो कंट्रोलर और मतलब सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम क्या है, तो वो सेंट्रल और स्टेट दोनों के लेखा जोखा का देखता है। दोनों के लेखा जोखा को देखता है। मतलब कि सेंट्रल ने किसी जगह पैसा दिया है और वो लगा है, क्या काम हुआ है उसको देखेगा। और स्टेट के लिए अलग से कोई भी कैग नहीं होता है। स्टेट में भी जो भी काम हुए हैं, मान लीजिए जैसे बिहार स्टेट है, बिहार स्टेट को हाईवे का निर्माण करना है और उसके लिए उसको 200 करोड़ रुपए चाहिए, तो 200 करोड़ रुपए सेंट्रल से पास करवाएगा, इसके पास 200 करोड़ जाएगा। 200 करोड़ के बाद ये स्टेट गवर्नमेंट ठेका किसको देती है, वो होगा ठेका देगी, फिर वो जो ठेकेदार होगा वो अपना कंकड़ बालू सीमेंट तारकोल वारकोल सब लाके उसका निर्माण करेगा। अब कैग आती है, कैग अगर चाहे तो वो पूछेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आपने 200 करोड़ रुपए दिए हैं, हाँ दिए हैं, किसको दिए हैं, तो बिहार स्टेट को दिए हैं। ठीक है, बिहार सरकार को। अब बिहार सरकार से पूछा जाएगा क्या आपको 200 करोड़ रुपए मिले, तो कहेगा हाँ मिले। तो ये 200 करोड़ आपने कहाँ लगाए हैं, तो बोलेगा सड़क निर्माण में लगाए हैं। तो सड़क निर्माण में कैग उससे पूछ सकता है कि आपने कंकड़ कौन सा इस्तेमाल किया, कितने का पड़ा, आपने बालू कौन सा इस्तेमाल किया, कितने का पड़ा, और क्या कहते हैं तारकोल कहाँ से मंगवाया आपने। उसका पूरा जो लेखा जोखा है, उसका पूरा लेखा जोखा जो तैयार होगा वो बिहार सरकार को कैग को देना होगा। वो रिपोर्ट देनी होगी उनको कि यहाँ खर्चा हुआ है। अगर वो रिपोर्ट नहीं दे पाती तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं करप्शन किया है, कहीं ना कहीं क्या करप्शन किया है। आपने कॉमनवेल्थ घोटाले के बारे में सुना होगा, कॉमनवेल्थ घोटाला। इसमें क्या हुआ था कॉमनवेल्थ में, उस टाइम शीला दीक्षित थी, स्टेडियम का निर्माण हो रहा था किया गया, तो करीबन 76,000 करोड़ रुपए मतलब सेंक्शन हुए थे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और इन्होंने अपने में क्या दिखाया कि वो जो बाल्टी होती है, बाल्टी जो मतलब एक बाल्टी जो होती है जिसे पानी वानी दिया जाता है, उसका किराया एक बाल्टी का एक दिन का कितना है, 800 रुपये। कितना है, 800 रुपये। मतलब उन्होंने इतना तगड़ा घोटाला किया था, इसीलिए जग जाहिर भी हो गया वो। मतलब आप हिसाब भी दिखा रहे हो तो कुछ नपा तुला हिसाब दिखाइए, तो 800 करोड़ का आपने घोटाला दिखाया। और मैंने लोक लेखा समिति जब पढ़ा रहा था, मैंने उस टाइम बताया था कि किस तरह से घोटाला हुआ था। ठीक है, तो ये उन्होंने इस तरह का घोटाला दिखाया। तो घोटाला भी आपको अगर दिखाना ही है, मतलब आपको अगर कुछ बताना ही है। अब एक बात बताइए, जो आप किसी चीज़ का घोटाला कर रहे हैं कि अब जैसे पता है कि एक मतलब जो टैंकर मंगाया जाता है किसी भी जगह पर, पानी का टैंकर, वो 500 रुपये या 1000 रुपये का टैंकर होता है। आप बोलेंगे कि 10,000 का एक टैंकर पड़ा है, तो ये पचने वाली बात है नहीं है। तो
जाहिर सी बात है पकड़ा जाइएगा। तो वहीं से कॉमनवेल्थ घोटाला आया था कि स्टेट गवर्नमेंट से पूछा गया था कि आपको जो पैसे मिले हैं कॉमनवेल्थ में खर्च करने के लिए, वो पैसे आपने कहाँ खर्च कराए हैं। तो यही इन्हीं उल्टी चीज़ों में दिखाया गया था कि ये पैसे खर्च यहाँ हुए हैं, यहाँ हुए हैं, यहाँ हुए हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 150। ये कोई खास नहीं है, अब तो इसको शायद हटा भी दिया गया है। इसमें क्या है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों का तो लेखा जोखा देखती है, ठीक है, वो देखेगी, लेकिन जो चीज़ें संविधान में नहीं है अगर चाहे तो उसका भी लेखा जोखा देख सकती है, उसका भी लेखा जोखा क्या कर सकती है, देख सकती है। तो अब आते हैं अनुच्छेद किसमें, 151 में। अब अनुच्छेद 151 क्या कहता है? देखिए, ये लेखा जोखा तैयार हुआ, ठीक, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेखा जोखा तैयार किया, वो किसको दी, कैग को दी। अब कैग जो है ये रिपोर्ट किसी ना किसी को तो दिखाएगा, तो कैग जो है, कैग ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है, रिपोर्ट किसको देता है, तो ये कैग जो है अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को। किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ट्रांसफर कर देते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को। और लोकसभा जो अध्यक्ष है वो किसको भेज देते हैं, लोक लेखा समिति को, लोक लेखा समिति को भेज देते हैं। देखिए, कैग जो है मेनली रूप से कैग की रिपोर्ट की जांच, कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है, तो कैग की रिपोर्ट की जांच करता कौन है, लोक लेखा समिति। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है, तो क्या आंसर मारना है, लोक लेखा समिति। भले ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। ये सिर्फ ये माध्यम है, राष्ट्रपति को किसने दिया, राष्ट्रपति किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को, और लोकसभा अध्यक्ष किसको देगा, लोक लेखा समिति को, और लोक लेखा समिति उसकी जांच करेगा। अब आप लोग सोचिए कि ये रिपोर्ट ना पीएम चेक कर रहा है, ना राष्ट्रपति चेक कर रहा है, ना लोकसभा अध्यक्ष चेक कर रहा है, ये लोक लेखा समिति को ही क्यों दिया जा रहा है, लोक लेखा समिति को क्यों दिया जा रहा है, सोचिए, आप खुद सोचिए। अब एक मन में ये ख्याल आ रहा होगा, जब रिपोर्ट यानी जब घोटाला करना ही होगा तो कैग तो सरकार के अंडर में आती है, तो वो तो यहीं से ही भ्रष्टाचार कर लेगी, यहाँ से भी तो कर सकती है, उसको खिलाया पिलाया, चलो भाई अब मान लो 1000 करोड़ घपला किया, 100 करोड़ आप रख लो, क्या दिक्कत है, कैग भी मान जाएगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये लोक लेखा समिति को सौंपती है, और लोक लेखा के जो समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, विपक्ष का नेता। कौन होता है, विपक्ष का नेता। अब आप खुद सोचिए, विपक्ष का नेता सरकार में तो है नहीं, तो वो क्या कभी सरकार के अच्छे काम को उजागर करने की कोशिश करेगा, वो तो इसी चक्कर में रहेगा कि बस कहीं से इनका घोटाला पकड़े और हम इन्हें लोगों के सामने ला दे, तो इसी चीज़ का डर रहता है। तो घोटाला भी बड़ी मुश्किल, हाँ घोटाला एक शर्त पे हो जाएगा, जब इस विपक्ष के नेता को भी मिला लिया जाए। अगर ये विपक्ष का नेता मिल जाएगा, मान लीजिए भाई 70-80 हज़ार करोड़ का घोटाला है और सरकार ने और विपक्ष के नेता ने डिसाइड किया यार 80 हज़ार घोटाला है, तो क्या करते हैं 40-40 बांट लेते हैं। तो क्या कहेगा, हम कहाँ गए, चल भाई 10 इसको भी दे दे, हम 35-35 ही बांट लेंगे 80 हज़ार घोटाला में। तो 35,000 करोड़, आप समझ रहे हैं, विपक्ष का नेता क्या कोई भी बिक जाएगा। तो इस तरह से हो सकता है, लेकिन लोक लेखा विपक्ष के नेता को इसलिए रखा जाता है कि ये कैग की रिपोर्ट को देखे, अगर कोई घोटाला हो रहा है तो उसको सामने लाए। ठीक है, विपक्ष का नेता। सोचिए घोटाला ऐसा क्या है, जितने भी सड़क बनते हैं या सेंट्रल लेवल पे या स्टेट गवर्नमेंट, क्या होता नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये सोच सकते हैं आप, विपक्ष का नेता क्या लगता है आपको, बिकता नहीं होगा, बिल्कुल बिकता होगा। लेकिन बात पता है कहाँ पे फंस जाती है, जब मतभेद हो जाते हैं, जब क्या हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं। आप कोई भी सरकार देखिए, जब भाजपा की सरकार आएगी, जब आप 2014 से पहले जाइए, भाजपा सरकार में जब नहीं थी, तो वो चिल्लाती थी कि हम सारा करप्शन दूर कर देंगे, जो ब्लैक मनी है हम उसको, काला धन जो भी है वो कहाँ से लाएंगे, स्विट्जरलैंड के जो स्विस बैंक में रखे हैं वहाँ से वापस लेके आएंगे। ठीक है, ये बोलती थी कि नहीं बोलती थी। आज आप खुद सोचिए, अभी तक किसी का स्विस बैंक से पैसा आया है, और क्या स्विस बैंक में पैसा नहीं होगा लोगों का, भारत के लोगों का पैसा नहीं होगा, होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन नहीं लाएंगी। क्यों, अगर भाजपा कांग्रेस के 5 आदमी को पकड़ती है तो कांग्रेस भी उनके 10 आदमियों को पकड़वा देगी।
तो चोर चोर मौसेरे भाई, तो ये कभी भी नहीं लाएंगे। हाँ बस अब अगर इन्होंने वादा किया तो क्या करेंगे, दो ऐसे लोगों को पकड़ेंगे, 2-3 लोगों को, उनको दिखा देंगे कि हाँ ये करप्ट है, अपनी वही CBI लगा के दिखा देंगे ये करप्ट है, तो बस दिखा दिया। इसी तरह जब भाजपा हटेगी कांग्रेस आएगी, मतलब पहले का देख लीजिए, जब भाजपा नहीं थी कांग्रेस थी, तो कांग्रेस भी क्या करती थी कि किसी 2-3 आदमी का नाम लिया, उनको दिखा दिया हाँ इनका स्विस बैंक में पैसा है, हम ले आए हैं, लेकिन पूरी तरीके से कोई नहीं लाता। और स्विस बैंक जो है वो किससे चल रहा है, वो यहाँ के नेताओं के पैसों से, चाहे नेता हो या कोई बड़ा आदमी हो जो स्विस बैंक में पैसा रख रहा है, वो इन्हीं के पैसों से स्विस बैंक चल रहा है। स्विस बैंक कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। और स्विस बैंक के चलने का कारण क्या है, जैसे देखिए आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाए, आपने पैसा डिपॉजिट किया, आपको हर 6 महीने के अंतराल में, मानी 6 महीने के 1 साल में 2 टर्म हो गए, आपको एक ब्याज मिलता है। लेकिन जब आप स्विस बैंक में पैसा रखते हैं तो आपको वहाँ ब्याज देना पड़ता है। तो सोचिए करोड़ों लोगों का पैसा, करोड़ों नहीं लाखों लोगों का पैसा वहाँ जमा है, और उसकी पूंजी से पूरा का पूरा वो देश चल रहा है। पूरा देश किससे चल रहा है, उन्हीं की पूंजी। तो समझ सकते हैं कि स्विस बैंक में कितना पैसा होगा। तो समझ में आया। अब देखिए, अब आपको क्या लगता है, ये जो कैग है ये सारी जांच क्या खुद करता होगा? कैग में कितने मेंबर होंगे, आप खुद सोचिए कितने मेंबर होंगे जो हर जगह जांच कर पाएंगे? तो हर किसी की जांच नहीं कर पाते हैं। तो कैग के नीचे कौन होते हैं, तो देखिए जो यूपीएससी लेवल के होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जो IRS होते हैं, कौन होते हैं, IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जैसे कैग के पास भाई रिपोर्ट तैयार करनी है, उन्होंने यूपीएससी मतलब IRS को बोल दिया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस को, कि आप जांच कीजिए। अब यूपीएससी के भी सारे लोग तो मिलकर काम करेंगे नहीं, तो वो अपने नीचे जाते हैं, जो PCS लेवल के होते हैं, PCS जो स्टेट कमीशन होती है उनको दे देते हैं। तो वो कौन होते हैं, RO, रेवेन्यू ऑफिसर, ये देखते हैं। अब PCS वाले से भी काम नहीं होता है, मतलब PCS वाले भी हर जगह जाएंगे नहीं, तो SSC को देते हैं। SSC में कौन होता है, तो ऑडिटर होता है। मतलब हर एक इंसान का काम करने के लिए नीचे होते हैं। जैसे कि आप एक मोटी समझिए, स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, वो क्या सभी बच्चों के बारे जितने भी हर एक चीज़ का लेखा जोखा क्या वो खुद जाके रखता है? नहीं, उनके पास जैसे मान लीजिए 9th क्लास है, 10th क्लास है, तो वहाँ एक टीचर हैं और उनकी अपनी क्लास टीचर है, वो अटेंडेंस लेती हैं और उसमें प्रेजेंट और एब्सेंट लगाती हैं। वही सारे की सारी अटेंडेंस रजिस्टर किसके पास पहुँचती है, प्रिंसिपल के पास पहुँचती है। प्रिंसिपल देखती है। प्रिंसिपल के ऊपर भी एक चेयरमैन बैठते हैं। चेयरमैन कौन होते हैं, जो उस पूरे स्कूल के मालिक हो। अगर प्राइवेट स्कूल की बात की जाए तो वो जो पूरे स्कूल के मालिक हो, तो वो रजिस्टर उन पर ट्रांसफ़र होगा। वो देखेंगे कि हाँ भाई ये आता है, ये नहीं आता, अरे इस बच्चे की फ़ीस 2 महीने की बाकी है, इस बच्चे की 3 महीने की बाकी है, इस बच्चे की 1 महीने की बाकी है। तो देखिए चेयरमैन, प्रिंसिपल से नीचे कौन हो गई, टीचर्स हो गए। जो टीचर्स हो गए उनमें भी बहुत सारे टीचर हैं, जो साइंस के अलग हैं और इंग्लिश के अलग होते हैं, हिस्ट्री के अलग होते हैं। तो इस तरीके से होता है, हर एक के नीचे काम करने वाले होते हैं। इसी तरह कैग भी खुद काम नहीं करती, उसके नीचे सर्विस कमीशन के लोग, सर्विस कमीशन से नीचे PCS स्टेट गवर्नमेंट के लोग। क्योंकि देखिए स्टेट का भी जब मान लीजिए स्टेट में कुछ चेक करना है तो क्या करेंगे, वहाँ पे भी यूपीएससी लेवल का कोई ना कोई आदमी तो बैठा होगा और PCS लेवल का भी बैठा होगा। तो बस इनको बोल दिया जाएगा कि इस जांच के बारे में पता कीजिए, वो कैग को रिपोर्ट देंगे। कैग फिर देखेगा कि हाँ ये जो रिपोर्ट दी है ये ठीक है कि नहीं है। अगर ये ठीक है तो फिर ये आगे किसको रिपोर्ट सबमिट करेंगे, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति को। तो आपको समझ में आ गया होगा अनुच्छेद 148 से 151। तो आपका भाग 5 जो है वो क्या है, समाप्त हो गया। तो आपका जो भाग 5 है वो क्या हो गया, एंड हो गया है, भाग 5 समाप्त हो गया है। तो आज का सेशन आपको अगर अच्छा लगा है तो लोगों को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग करते नहीं हैं, मैं लिख देता हूँ, चाहे लिखने के बाद ही आप लोग सब्सक्राइब कर दें। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।